नमस्कार, मैं हूं आरतुर, आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। राहुल गांधी, हर तरफ राहुल गांधी की चर्चा, या फिर दूसरी तरफ मोदी। फिलहाल कौन से मोदी, इस बात पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन ये जो निगाह टिकी हुई है राहुल गांधी और मोदी की बातों पर कि आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल राहुल गांधी से उसका घर तक छीन लिया गया, सदस्यता समाप्त हो गई, सांसद नहीं रहे और फिर 3 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में भी पेश हुए और उनको जमानत भी मिल गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। हो सकता है ये 2024 को लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। वो राहुल गांधी को मिले बड़े समर्थन से डर गई है, कांप गई है, थर-थर कांप रही है इस वक्त। और ये हर तरफ से पता भी चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले मैं आपको यहां पर 3 ऐसी हेडलाइंस बताऊंगी जिससे शायद आपको समझ भी आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि भाजपा ने ये जो किया है राहुल गांधी के साथ, ये सब का सब उनके ऊपर उल्टा ही पड़ने वाला है। हो सकता है कि भाजपा ने जो किया है या मोदी को इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, वो भी 2024 में होने वाले अपने चुनाव में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुण्येश मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी पर केस किया, वो भी मानहानि का। क्या आपको लगता है कि पुण्येश मोदी को राहुल गांधी पर केस करना चाहिए था? क्या ये केस बनता भी है? आप सोच रहे होंगे ना कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मोदी को टारगेट किया था। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने किस मोदी की तरफ टारगेट किया था। हालांकि उनके बयान में ये कहा गया था, ये सब लोग जानते हैं, हर तरफ ये खबरें आ रही हैं कि हर चोर के सरनेम के पीछे मोदी क्यों होता है। उन्होंने ऐसा कहा था, ना ही किसी एक मोदी का उन्होंने नाम लिया। तो जब उन्होंने पुण्येश मोदी का जिक्र ही नहीं किया तो पुण्येश मोदी राहुल गांधी पर केस कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो अब पुण्येश मोदी खुद ही सवालों के घेरे में आ चुके हैं, खुद उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। तो ये पहला तर्क था। दूसरा तर्क हम बात करते हैं जेपी नड्डा की, जिन्होंने ट्वीट किया था कि नीरव मोदी और ललित मोदी ओबीसी कैटेगरी के हैं। हमेशा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने ओबीसी कैटेगरी को अपमानित किया है। जो पिछड़े लोग हैं उनका अपमान करते रहते हैं। पूरा कांग्रेस ही है जो पिछड़े लोगों का, पिछड़े वर्ग का हमेशा अपमान करते हैं। लेकिन यह बात भी तय हो गई है कि पिछड़े हुए तो कोई है ही नहीं। वो भी बताएंगे कि तय आखिर कैसे हुआ है, क्योंकि पिछड़े वर्ग से जो कोर कमेटी है, संबंधित है, उस संस्था से जो वहां के एक सदस्य हैं, उनका भी हम ट्वीट आपको दिखाएंगे कि वो कौन है और क्या है, उस संस्था में कौन सी कमेटी में वो क्या करते हैं, जिन्होंने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि कौन ओबीसी है और कौन ओबीसी कैटेगरी में नहीं आता है। तो जेपी नड्डा के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि उनसे भी अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तर्क किया जा रहा है और जेपी नड्डा को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, जैसे कि पुण्येश मोदी को भी मुश्किल हो रही है कि अब वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि कोर्ट ने तो पुण्येश मोदी से 10 अप्रैल तक का समय दे दिया है और जवाब मांगा है कि आखिर उन्होंने किस बेस पर राहुल गांधी पर केस किया है। तीसरा सबसे स्ट्रांग जो तर्क है, जो भाजपा के लिए मुसीबत बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यहां तक कि आपने केजरीवाल का बयान भी सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, पढ़ा लिखा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। और यहां तक कि कई भाषण में, कई कॉन्फ्रेंस में, कई जगह इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। और फिर उनको दर्शाया जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी ग्रेजुएशन जो है हासिल की है, कितनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। इसका भी सबूत आपको दिखाएंगे पूरे विस्तार के साथ कि आखिर कैसे कैसे ये कड़ियां जो हैं ये भाजपा के लिए जुड़ती जा रही हैं, उल्टा उन्हीं पर पड़ेंगी और भाजपा के लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुण्येश मोदी की, जिन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया है। फिलहाल कोर्ट ने पुण्येश मोदी को 10 अप्रैल तक का समय दिया है और जवाब मांगा है, और जहां पर पुण्येश मोदी फंस चुके हैं, घबराहट हो गई है कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने उस बयान में पुण्येश मोदी का जिक्र किया ही नहीं है। लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालेंगे राहुल गांधी के वकील पर कि उन्होंने क्या कहा है इस केस को लेकर कि ये केस बनता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वकील की बात पर नजर डालते हैं। ज़्यादा दलील की कोई अवकाश की गुंजाइश नहीं थी। 2 साल की सजा में जमानत देना, वो में भी एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है
कि 3 साल तक की सज़ा होती है तो जमानत मिल जाती है, बेल ग्रांट होता है। तो दो चीज़ों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई दलीलों का अवकाश नहीं था, हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। अभी जो बाकी रह गया वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, दैट इज़ द मेन थिंग। वो इसीलिए कि जब तक उसको कन्विक्शन स्टे नहीं होगा तब तक राहुल जी का सांसद पद है, संसद में वापस आना है, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये कन्विक्शन 2 पार्ट में है। मैं आपको दोषित ठहराता हूँ, दैट इज दोषित, और मैं आपको दोषित ठहराते हुए इतनी सजा करता हूँ। जो सजा का हुक्म था वो मौकूफ हो गया, दोषित नहीं, मौकूफ हुआ, सस्पेंड हुआ। हाँ, उस पर स्टे रखा हुआ है, हाँ। जो 2 साल की सजा दी थी। हाँ, वो सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी। मतलब अभी राहुल जी को जब तक ये अपील चले दूसरी जमानत अर्जी करने की जरूरत नहीं है। फाइनल कितने की जमानत? 15,000। वो तो 15,000 की जमानत मिली। हाँ जी। अभी जो बाकी रह गया, जो आपके हर आदमी के दिमाग में राहुल जी के साथ है कि राहुल जी के खिलाफ है, उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना ही नहीं दे। वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए। बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है नोटिस द एप्लीकेशन, उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है। और 13 तारीख को अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी सुनवाई होगी। तो आपने वकील की सारी बातें सुनी कि किस तरीके से कौन ओबीसी कैटेगरी में है, कौन नहीं है, केस बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन एक नजर हम पुर्णेश मोदी के बयान पर भी डालेंगे, जो उन्होंने बयान दिया था कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पिछड़े वर्ग को अपमानित कर रहे हैं। तो पुर्णेश मोदी का बयान क्या था राहुल गांधी को लेकर, ओबीसी कैटेगरी को लेकर, उस पर भी नजर डालते हैं। कल भी मैंने बताया, जीत हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सामाजिक अपमान का है। देखिए, हमारा जो समाज है पूरे भारतवर्ष में है, मैंने हमारी याचिका में भी डाला है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरनेम से है। 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तेली समाज से सब जुड़े हुए लोग हैं। और इसके बारे में डिटेल में आगे भी बताया था। और ये पूरा समाज ओबीसी से भी है। तो मेरा मानना पहले दिन से है कि सामाजिक ऐसे अपमान हम नहीं चलेंगे, नहीं सहेंगे। और इसीलिए तो हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा पेश किया। तो जैसे कि भाजपा के लिए मुसीबत आन पड़ी है, पुर्णेश मोदी भी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बार बार ये बात हो रही थी कि पिछड़े वर्ग को अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के अध्यक्ष ने जेपी नड्डा को कानूनी नोटिस जारी किया है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि राहुल गांधी ने ओबीसी कैटेगरी को यानी कि पिछड़े वर्ग को अपमानित नहीं किया है, बल्कि माफी तो जेपी नड्डा को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में ओबीसी कैटेगरी यानी कि पिछड़े वर्ग को अपमानित किया है। तो किस तरीके से माफी मांगने के लिए उनको कहा गया है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से जो कानूनी नोटिस जारी किया गया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस में कि आपने राहुल गांधी के मुद्दे पर ओबीसी समाज का अपमान किया है, आप माफी मांगे। बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत कोर्ट से सजा होने के दूसरे दिन 24 मार्च को जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। नड्डा के इसी ट्वीट को आधार मानकर ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने उन्हें मंगलवार को वकील के जरिए नोटिस भेजा। साथ ही नोटिस मिलने के 24 घंटे के बाद अंदर जवाब देने को भी कहा।
ओबीसी महासभा का तर्क है कि मोदी सरनेम ओबीसी के रूप में कहीं दर्ज नहीं है। ना तो गुजरात और ना ही केंद्र सरकार की सूची में मोदी सरनेम कहीं ओबीसी कैटेगरी में दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि ओबीसी वर्ग का। इसलिए मोदी सरनेम को लेकर ओबीसी वर्ग को ना घसीटा जाए। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं, ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा का ये कहना है, मैं आपका उसका ट्वीट भी दिखा रही हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। उसमें वो कहते हैं कि मैं जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूं कि केंद्र की ओबीसी की सूची में मोदी नाम की कोई सूची नहीं है। गुजरात में भी यहां मोदी जी की जाति का कोई उल्लेख नहीं किया है। तो क्या कारण है कि आप ओबीसी को एक ढोलक की तरह हर तरफ से बजा रहे हैं? जब अच्छाई की बात आती है तो ओबीसी जाति का कोई नाम कहीं नहीं लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई गाली दी जाती है तो चिल्लाने लगते हैं कि ओबीसी को गाली दी है। ये ओबीसी जाति के साथ छलावा और अपमान है। इसलिए हमने आपको नोटिस दिया है और कहा है कि अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो हम केस फाइल करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि धर्मेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बात कही है, जेपी नड्डा के ट्वीट को आधार बनाकर जो उन्होंने कहा है, जो महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से कानूनी नोटिस भी जारी किया गया है, उसमें यह साफ तौर पर क्लियर हो चुका है और ये सब लोगों को क्लियर हो भी जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी ओबीसी कैटेगरी का नहीं था, कोई भी पिछड़ा हुआ नहीं था। नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो, वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं। जो बार बार भाजपा की तरफ से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ओबीसी समाज का अपमान करते हैं, पिछड़े वर्ग का अपमान करते हैं, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो अब यहाँ पर एक बात तो तय है कि भाजपा जो है वो थर-थर कांप रही है, जिस तरीके से वो राहुल गांधी को हर तरह से अपने रास्ते से साफ करने में लगी हुई है। लेकिन राहुल गांधी अपने जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो जरूर भाजपा को आने वाले समय में मात देंगे। फिलहाल ये बात कहां तक इस बात में सच्चाई होती है, कौन जीतता है कौन हारता है, या क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हम तीसरे तर्क की बात कर रहे थे कि भाजपा ने वाकई अपनी मुसीबत मोल ली है, कहीं राहुल की सदस्यता को खत्म करते करते भाजपा यानी मोदी जी अपनी ही सदस्यता खत्म करवा कर ना बैठ जाएं। तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री की, जो हर तरफ चर्चा में है इस वक्त, क्योंकि कई ऐसे भाषण हैं मोदी जी के देखने को मिले हैं और कई ऐसे इंटरव्यू भी हैं जहां पर मोदी जी ने खुद ये कहा है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं और आगे तक पहुंचने के लिए भी पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम छोटा से एक आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये खुद कहा है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे और वो सर्टिफिकेट की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसमें अमित शाह जी खुद अपने हाथों से वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी जो डिग्रियां वाली हैं। लेकिन वो डिग्रियां, वो सर्टिफिकेट कहां पर फेक पड़ जाती हैं, कहां पर फर्जी पड़ जाती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मोदी जी की डिग्री के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आखिर जो डिग्री होती है या हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जरूरी क्यों होते हैं हर इंसान के लिए? क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि हमारी क्या हमारी शिक्षिता है, हमारी योग्यता क्या है, हम किस पद के लिए काबिल हैं और किस पद के लिए काबिल नहीं हैं। लेकिन मोदी जी हमेशा ही अपनी डिग्रियों को छुपाते रहे हैं। और हालांकि अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा भी है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो फिर आखिर उनके सर्टिफिकेट को छुपाया क्यों जा रहा है? और बार बार अगर सवाल भी उठाया जाता है उनकी डिग्री को लेकर, उनकी मास्टर डिग्री को लेकर या सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो लोगों को दबाया क्यों जाता है? हालांकि दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया था और उल्ट उन्हीं पर ही 25,000 रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछ लिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन बातों को छुपाया क्यों जा रहा है? भाजपा क्यों ये बात सबके सामने सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहती? जबकि बहुत सारे इंटरव्यू में जो वीडियो क्लिप्स हैं मोदी जी के, उनसे ये सब क्लियर होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही साफ साफ ये कहा है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूं ही नहीं। फिर ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के पद पर कैसे बिठा दिया जाता है, ऐसे जनता सवाल भी करती है। तो आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जिन्होंने मोदी जी की डिग्री पर भी सवाल उठाए हैं, तो सबसे पहले हम उनसे सुनते हैं कि आखिर उनकी डिग्री अगर सही है तो सही कैसे है, और अगर फर्जी है तो फर्जी कैसे है। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने
मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था।